हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएल लर्नर्स। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक अंधा आदमी था और एक ब्लाइंड पर्सन हम बोल सकते हैं उसको। वो बैठा हुआ था और उसने एक साइड में बोर्ड लगा रखा था। वहाँ पर उसने लिख रखा था कि मैं अंधा हूँ, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। और साइड में कटोरा पड़ा था। बहुत देर में लाइक एक दो घंटे में उसके 1, 2, 5 रुपए ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। फिर एक आदमी आया अचानक, उसने थोड़े रुपए रखे और वो बोर्ड का जो लिखा हुआ था वो बदल कर उसने कुछ और लिख दिया। उसके बाद से उस आदमी के पास इतने सारे लोगों के मतलब आने लग गए रुपए, बहुत सारे उसके रुपए एकदम कलेक्ट होने लग गए। तो उस आदमी जो अंधा था आदमी, उसने सोचा कि ऐसा उसने क्या लिख डाला, ऐसा क्या बदल दिया उसने कि मेरे एकदम से इतने सारे लोग आके मुझे यहाँ पे लिखने लग गए, लाइक देने लग गए। तो वो जानने के लिए वो आदमी जो है वो वापस आता है, तो वो एकदम पता कर लेता है ब्लाइंड आदमी कि अच्छा ये वही है। उसके हाथ पकड़ने के स्टाइल से वो हाथ पकड़ता है उसको और थोड़ा करके ऐसे रुपए देता है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये वही आदमी है। तो फिर उस आदमी से वो पूछता है कि आपने ऐसा क्या लिखा कि मेरे उसके बाद इतने सारे लोगों ने मुझे लाइक रुपए देना स्टार्ट कर दिए। वो आदमी बोलता है कि तुमने पहले लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मुझे कृपया करके मदद कीजिए। मैंने बस वही लिखा है, थोड़ा सा लिखने का मैंने स्टाइल बदला है अपना। मैंने लिखा है वहाँ पर कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। ये बस मैंने लिखा है और इसी वजह से तुम्हारे पास इतने सारे रुपए आ रहे हैं। तो ये लाइन सुनने में अच्छी लग रही है कि यार आज का दिन बहुत अच्छा है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। तो इससे उस आदमी के पास जो है वो रुपए आ जाना चाहते हैं। इसी बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो नज़रिया है ना वो बहुत मैटर करता है। आप जिस नज़रिए से लॉ को देखते हो, कि लॉ एक थ्योरी सब्जेक्ट है, हमारा फाउंडेशन में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हमको इंटर में भी पसंद नहीं आ रहा, अब हम कैसे पढ़े इसको। सबसे पहले वो अपना नज़रिया बदल लो। अगर आपका नज़रिया बदल जाएगा ना, आपका अपने आप पढ़ने में मन लगने लग जाएगा और नंबर अपने आप आएंगे आपके पास। बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मैं सबसे पहले इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी आज की वीडियो में। शायद इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करा है, ये पहली वीडियो ऐसी होने वाली है जब मैं चैप्टर वाइज आपको बताने वाली हूँ कि किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है। सेकेंड जो है मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रोविजन सेक्शंस को याद करें, कैसे नहीं करें। थर्ड हम ये देखने वाले हैं कि इतने सारी चीज़ों को आखिर लर्न कैसे करा जाए। और फोर्थ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी से। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 डेज चैलेंज फॉर लॉ, कि 10 डेज में आखिर लॉ को कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहले आपको क्लियर करने के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके 17 चैप्टर्स होंगे कंपनी लॉ में, ठीक है, और अदर लॉ में होंगे आपके 4 चैप्टर्स। पर्सनली अगर मेरी बात करी जाए तो मुझे अदर लॉ ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैं उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। अगर आपको कंपनी लॉ ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लेकिन ऐसे 90% लोग होंगे जिनको कंपनी लॉ पसंद ही नहीं है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट्स में से हो। लेकिन जिनको कंपनी लॉ पसंद है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ आप थोड़े से एबनॉर्मल हो। सॉरी, डोंट माइंड, बट है यार, अब कंपनी लॉ किसको पसंद होता है, बट ऐसा क्या करें, पसंद हो भले ही नहीं हो, पर मार्क्स लाने के लिए हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही सही। तो आखिर कैसे पढ़ें। सबसे पहले अदर लॉज से ही स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो यार मतलब अगर आपका फाउंडेशन में अच्छा था तो आपको इंटर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हो उसको। सेकेंड, अगर हम बात करें जनरल क्लॉसेस एक्ट की, जनरल क्लॉसेस में बहुत सारी डेफिनेशंस होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मॉड्यूल कैसी है, क्योंकि मॉड्यूल में से मैंने नहीं देखा था। मैंने अपनी जो फैकल्टी जिससे कि मैंने लाइक, अगर आपको जानना है कि वो कौन सी फैकल्टी थी तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस वीडियो का। बेस्ट फैकल्टीज़ के नाम से एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हो। तो मैंने उनकी बुक से करा था, तो उसमें हमको ऐसा करा था कि उस पूरे चैप्टर में सर ने हमको डेफिनेशंस लिख के दी थी और साइड में उसके मीनिंग लिखे हुए थे। तो वो डेफिनेशंस मतलब मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि आप एक बार पढ़ोगे और आपको समझ आ जाएगी। मतलब आपको ऐसा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने थोड़ा बहुत लाइक बोल सकते हो कि लर्न करा था, नहीं करा था, 2-3 बार पढ़ लोगे ना लर्न हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं लगेगी। पर उसको बहुत ही अच्छे से करना। मुझे एग्जाम में ऐसा लगा था करते वक्त कि अरे कहाँ आ जाएंगे, बट जब मैंने पेपर सॉल्व करा लाइक जब एग्ज़ाम में जाके मैंने लॉ का पेपर देखा तो जनरल क्लॉसेस में से 4 से 5 नंबर का आया था और उसमें से बस डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी थी या फिर डेफिनेशन दी हुई थी और पूछा था कि इसका मतलब वर्ड क्या है। तो आप उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि वो काफ़ी सिंपल है और अच्छा खासा नंबर का आ जाता है। देन अगर हम बात करें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज वाले की,
तो उसमें हमारी बुक में ऐसा था कि हमको सर ने समरी लिखवा दी थी कॉपी में ऐसे कि ये जैसे हेडिंग है तो इसकी पूरी 7 से 8 लाइन लिखवा दी। तो मैंने बस वो 7 से 8 लाइन कर ली थी, हर 5-6 स्टैचूज जितने भी रहते हैं उसकी, बस वो करके मैं एग्ज़ाम में चली गई थी। तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आई थी, वो भी आराम से हो गया था और उसमें से एक पूछ लिया था। तो मुझे ऐसा था कि मुझे पता है कि 7 से 8 लाइन मैं कर रही हूँ हर उसकी, उसमें से एक ना एक आ जाएगा, तो ये भी श्योर ही है मतलब एक तरह से। तो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिया था। तो इतना बस इतनी एफर्ट्स डालने हैं आपको अपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, वो थोड़ा बड़ा एक्ट है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मतलब अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी ऐसी कई ना कई चीज़ें हैं जो कि हमने फाउंडेशन में या फिर पहले कभी पढ़ रखी है, जैसे ड्रॉवर, ड्रॉई, चेक, वहाँ के विड्रॉन, बिल्स पेबल, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसमें आ रही है जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। तो अगर आप अदर लॉज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हो ऐसे इस चारों चैप्टर्स को अच्छे से करके, तो आपके 40 में से एटलीस्ट 30 to 35 नंबर तो यहाँ पर ही सिक्योर्ड हो गए। मतलब अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप सिर्फ पास होने के लिए आपको 5 से 10 नंबर की रिकवरी करनी है कंपनी लॉ से, एंड यू आर डन। मतलब लिटरली। तो अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो अदर लॉज की, तो ये 4-5 दिन की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक दिन में 2 अदर लॉज के चैप्टर हो जाएंगे आपके। तो 2 दिन में अदर लॉज के चैप्टर हुए, और कंपनी लॉ के मैंने करे थे 17 में से 6-7 चैप्टर्स मैंने कंपनी लॉ के करे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। तो मैंने 6-7 करे थे कंपनीज लॉ के चैप्टर, और उसको अच्छे से कर लिया था। तो मेरे 50 नंबर तक सिक्योर्ड हो गए थे इसमें। मुझे पता था कि इतने मैंने कर लिया, इतने मेरे आराम से आ जाएंगे। टाइम लिमिटेड होने की वजह से फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मैंने मूव कर लिया था अपना, ठीक है। पर मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल भी देना नहीं चाहूँगी कि आप भी 17 में से 6 से 7 चैप्टर्स करके जाओ, क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। मेरे साथ ये काम कर गया, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ये काम कर जाए। तो हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें मोर देन 90% चांसेस हो हमारे पास होने के। तो 17 में से अगर आपने बिलीव मी अगर 12 से 13 चैप्टर्स अगर कर लिए हैं तो आसानी से हो जाएगा। उसमें से भी स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर और एंडिंग के 3 से 4 चैप्टर बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स वाला, इंट्रोडक्शन वाला, स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर आप ले लेना, और एंड के मतलब डिविडेंड वाला हो गया, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हो गया, ऑडिट वाला चैप्टर है, ऑडिट ऑफ कंपनीज वगैरह करके, तो वो चैप्टर, ये ऐसे 3 से 6 से 7 चैप्टर तो बहुत ही ईजी है। 4-5 आप बीच के कोई से ले लेना, और अगर आपने सारे ही कर लिए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे करके अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको काफ़ी आसानी से नंबर मिल जाएंगे। देन एक हमारे मन में डाउट आता है कि हम ये सब कर लेंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से आने वाले हैं। देखो, लॉ के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। मतलब आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी, बट कम आएंगे। आप जितना सोच रहे हो कि पूरा पेपर अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस का आएगा तो वो नहीं आने वाला। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर आपने उसको समझ के पढ़ा है, चीज़ों को रटा नहीं है। एक छोटा सा लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में करते थे ना, मेरी जो फ्रेंड करती थी मेरे साथ में, वो हर चीज़ को रट के करती थी। हम जब डिस्कस करते थे ना, तब मैं उसको बोलती थी कि चल तूने क्या समझा बता, वो नहीं बता पाती थी, मैं बता देती थी, क्योंकि मैंने कम चीज़ें करी थी पर मैंने समझ के करी थी। अब आप क्या बनना चाहते हो? आप मेरी फ्रेंड बनना चाहते हो जिसको सब कुछ आता है पर उसको कंसेप्ट किसी भी चीज़ का नहीं पता है, या फिर आप मेरे जैसा बनना चाहते हो? मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ आती थी, लेकिन मैंने जो पढ़ा था अच्छे से पढ़ा था, कंसेप्ट को घोल घोल के पी लिया था। आपको क्या बनना है वो आपके हाथ में है। आप सब कुछ करके कुछ भी नहीं करना चाहते हो, कि कुछ करके उसी पे कमांड रखना चाहते हो, ठीक है? ये आप लोगों के हाथ में है। स्ट्रेटेजी मैंने बता दी किस तरह से प्रिपेयर करना है, एग्जीक्यूशन जो है वो आप लोगों के हाथ में। सेकेंड, अगर हम बात करें कि प्रोविजंस और सेक्शंस इतने सारे हैं हर उसमें, तो क्या हमको इसके भी लाइक लर्न करने ज़रूरी है? सेक्शंस लर्न करने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर सेक्शंस आप लोग कर रहे हो तो वेल एंड गुड, मतलब बहुत अच्छा है, फिर तो आपका एग्जामिनर के ऊपर एक नेक्स्ट लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेक्शंस नहीं कर रहे हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आपका जो पेपर एक नॉर्मल कैटेगरी स्टूडेंट में आएगा, मतलब आपको पास होने जितने नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आप एयर का आपका टारगेट है तो फिर आपको डेफिनेटली सेक्शंस वगैरह सब कुछ करना होता है। लेकिन आपका टारगेट है कि नहीं यार, मुझे तो अपने 800 में से 400 चाहिए, 450 500 तक चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और 400 का अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे 250-300 नंबर तक चाहिए, उससे ज़्यादा आई डोंट वांट, और मतलब आएंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सेक्शंस अगर आते हो अच्छे से, आप 100% श्योर अगर हो तो ही सेक्शंस एग्जाम में लिखना। अगर आप 99% भी श्योर हो और अगर आपको 1% कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार ये सेक्शन शायद हो सकता है कि गलत हो, तो प्लीज़ मत लिखना। आपने सेक्शन नहीं लिखा है ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर गलत सेक्शन वहाँ पर लिख दिया ना,
बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन पड़ जाता है सामने वाले के ऊपर। उसको लगेगा एग्जामिनर को कि अब बच्चा लिख रहा है पर गलत लिख रहा है, वो आपके नंबर काट सकता है उस सिचुएशन में। तो अगर आप 100% श्योर हो तभी आप सेक्शन लिख के आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हो। थर्ड बात आती है कि लॉ का हमने सब कुछ कर लिया पर ये समझ नहीं आ रहा है बेसिक। हमको ये पता चल गया कि पेपर कैसे आएगा एग्ज़ाम में, कौन से सब चैप्टर में कैसे प्रिपेयर करें, पर आखिर इतने सारे पोर्शन को लर्न कैसे करा जाए। देखो गाइस, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि शॉर्टकट बता दो एकदम, मतलब कि हम 2 से 3 दिन में ही आराम से घोल के पी ले पूरा, तो नहीं हो सकता। ठीक है, लॉ जो है टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। एटलीस्ट अगर आप अपने पूरे 10 डेज दोगे तब जाके ये आपका इतना होगा कि आप 50 से 60 नंबर इसमें आराम से स्कोर कर पाओ। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करा है तो आपको रिटर्न भी इतना ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। 10 डेज मिनिमम है। ठीक है, इससे आप ज़्यादा करोगे अगर आपके पास टाइम है तो चलेगा, लेकिन इससे अगर कम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसको टाइम चाहिए। टफ सब्जेक्ट जो है वो टफ नहीं है, ठीक है ना, बट टाइम कंज्यूमिंग है एट द सेम टाइम। पूरा सीए का कोर्स ही ऐसा है हमारा कि टफ कुछ भी नहीं है बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। ट्रिक्स जो रहती है लर्न करने की, ट्रिक्स हमेशा रहती है पर शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ट्रिक क्या रहती है वो मैं बता सकती हूँ। ऑलमोस्ट पूरा जो लॉ का हमारा सब्जेक्ट है वो पैराग्राफ्स में है, पॉइंट्स हेडिंग्स बहुत ही कम है। तो हेडिंग्स अगर कहीं आ जाती है तो वो तो ऑटोमेटिकली बच्चा लर्न कर ही लेता है, पर पैराग्राफ्स में तो उसकी क्या ट्रिक हो सकती है। अगर आप जब फर्स्ट रीडिंग लगाते हो ना, फर्स्ट रीडिंग के वक्त आपको क्या करना है, जैसे कि हमने कोई भी पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें हमको 2 से 3 लाइन जो है वो ऐसी निकालनी है उस पैराग्राफ में से। अंडरलाइन कर लो या अलग से कहीं लिख लो, बेस्ट होगा अंडरलाइन करना, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा उसमें, कि ये लाइन जो है ये मुझे एग्जाम में एज इट इज़ लिख के आनी है। उस इंटेंशन से उस लाइन को मार्क कर लो और हाथों हाथ लर्न कर लो। फर्स्ट रीडिंग की बात कर रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग में ही आपको ये चीज़ कर लेनी है। और जो कीवर्ड्स है बचे हुए पैराग्राफ में उसको लाइन कर लो। ऐसा जब आप पूरे पेज में करोगे ना तो आपका पूरा पेज जब यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5 से 6 लाइन और कुछ 3 से 4 कीवर्ड्स जो है वो आपके एक पेज में ये हो गई, इतना शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी बुक अब जो इतनी बड़ी थी आपकी 500 पेजेस की, उसको आपने फर्स्ट रीडिंग में ही 100 से 150 पेज का बना दिया और लर्न भी कर लिया हाथों हाथ। अब आप जब सेकेंड रिवीजन करोगे तब हो सकता है कि अब आपको वो पूरे 500 पेज पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको सेकेंड टाइम में सिर्फ वो 100-150 पेजेस पढ़ने और पहले से ही वो पेजेस लर्न है तो उसका बस रिवीजन करना है। अब थर्ड टाइम के रिवीजन की हमको चांस मिले नहीं मिले हमको नहीं पता, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम बचा है, तो हो सकता है सीधा हम एग्ज़ाम टाइम पे ही करेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 रिविजन्स की मैंने बात करी इसको हमने 10 डेज़ के चैलेंज के अंदर ही कवर करा है। तो इस 10 डेज़ में आपको क्या करना है, एक प्लान बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट डे आप लोगे तो मैंने जैसे बताया था ना कि स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर ईजी और लास्ट के 3 से 4 चैप्टर ईजी, तो इसको कंबाइन करो बीच के किसी चैप्टर के साथ। ठीक है, तो एक ईजी और एक टफ का कॉम्बिनेशन चलाओ। वो टफ और ईजी मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि हर बच्चे के साथ वो डिफर करेगा, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। इसको आपको क्या करना है, जैसे एक चैप्टर करा हमने 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर करा 4 घंटे, 8 घंटे आपने इसके ऊपर दे दिए पूरा अपने। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपने दिन में कर लिए हैं। एटलीस्ट मैं मान कर चल रही हूँ कि आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हो, आप कभी भी पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं, पर एटलीस्ट इफेक्टिव आप 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो अगर, तो 8 घंटे में आपने वो चैप्टर्स कर लिए हैं। अब सेकेंड टाइम आप जब लोगे ना तो वो 4 घंटे में आपके उन दोनों चैप्टर्स के रिविजन हो जाने चाहिए। पर आखिर इसको कैसे करें, मतलब एक चैप्टर करें फिर हाथों हाथ उसका रिवीजन, फिर सेकंड करें हाथों हाथ उसका रिवीजन, नहीं, फर्स्ट करो फिर सेकंड करो, फिर रात में लाइक सोने का जब टाइम हो तो एंड में जो फर्स्ट चैप्टर करा था उसका रिवीजन करके सो और जो सेकंड चैप्टर करा था उसका भी फिर रिवीजन करके सो। जितना आप सुबह करोगे, सुबह से लेकर रात शाम तक जितना भी आप करोगे, रात को आप उसका रिवीजन करके सोओगे। ये आदत अगर आपने डाली ना, ये बेस्ट हैबिट है। लेकिन आपने लालच करा कि यार तीसरा कर लेता हूँ, रिवीजन बाद में देखा जाएगा, आपको रिटेन ही नहीं रहेगी वो चीज़ है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। जो भी हमने पूरे दिन में करा है रात को एटलीस्ट उतना हम रिवाइज करके सोए। ठीक है, ऐसा करने से आपको 2 रिविजन्स भी हो गए आपके। अब थर्ड टाइम अगर आप सीधे एग्जाम के टाइम पे उठा के देख लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में। क्या एमसीक्यूज़ आखिर कैसे अटेंड करे जाते हैं, क्या वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के आते हैं लॉ में? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा एमसीक्यूज़ हमारे टाइम पर आईसीआई मॉड्यूल में ही दिए हुए रहते थे, आजकल शायद उसके अलग से कोई बुकलेट वगैरह आ गई है, तो वो आप उसमें से एक तो देख लो। नेक्स्ट आप तो आईसीआई मॉड्यूल में से हो जाएंगे थोड़ा एमसीक्यूज़, और थोड़ा आप आरटीपी वगैरह से देख लो, एमटीपी से पास्ट ईयर के पेपर्स, इनके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लो।
ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर आपने 10 डेज़ तक ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली है तो आपके 20 चैप्टर्स तो आराम से हो जाएंगे। 21 है टोटल, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी दिन 3 हो जाएंगे जैसे आपके, तो 10 डेज हो जाएंगे। और फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को अगर आप 16 से 17 जो चैप्टर्स है वो भी कवर करके अच्छे से जा रहे हो एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की, अगर आपको किसी की सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।